पुणे की सकरी गलियों में शर्मा परिवार का छोटा सा संसार बसता था। उस परिवार में अशोक शर्मा, उनकी पत्नी सरिता, बड़ा बेटा राहुल और छोटा बेटा विवेक थे। बाहर से देखने में ये एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था, लेकिन उनके जीवन में वो तमाम उलझनें थी जो हर उस परिवार की कहानी का हिस्सा होती हैं, जो सपनों और हकीकत के बीच जूझता है। राहुल की जिंदगी एक अधूरी कविता की तरह थी। 25 साल का ये युवा, जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी उदासी छाई रहती, अपनी मंजिल तलाश रहा था। कॉलेज खत्म हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन वो अभी भी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित था। उसने कई नौकरियां आजमाई, डाटा एंट्री, सेल्स, कॉल सेंटर, लेकिन हर बार उसका मन कहीं और भटकता। वो अक्सर सरिता जी से कहता, मुझे ये नहीं करना मां, मुझे लगता है मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। रसोई में खाना बनाते हुए सरिता जी उसकी बात सुनती। उनके हाथ चूल्हे पर चल रहे होते, लेकिन उनका ध्यान राहुल की बेचैनी पर होता। वो धीरे से कहती, बेटा, जिंदगी आसान नहीं होती। तुम्हारे पापा ने भी तो कितनी मेहनत की है, सुबह से रात तक ऑफिस में खटते हैं ताकि हमारा घर चल सके। तुम्हें भी कुछ करना होगा। विवेक का कॉलेज शुरू होने वाला है, उसके खर्चे बढ़ेंगे। राहुल चुपचाप सिर झुकाए सुनता। वो जानता था कि मां सही कह रही थी, लेकिन उसका दिल उसे किसी और दिशा में खींचता था। संगीत उसकी सांसों में बसता था। जब वो गिटार की तारें छेड़ता तो दुनिया की सारी चिंताएं गायब हो जाती थी। ढोलक की थाप पर उसका दिल नाचता था। रात के सन्नाटे में जब घर सो जाता, वो अपने छोटे से कमरे में गिटार बजाता और अपने अधूरे गाने गुनगुनाता। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक दबाव उसे बार बार संगीत से दूर धकेल रहे थे। अशोक जी ने एक बार सख्ती से कहा था, संगीत में भविष्य नहीं है राहुल, पहले नौकरी ढूंढो, फिर जो मनाए करना। अशोक जी का यह कथन राहुल के लिए एक दीवार की तरह था, जिसे वो तोड़ना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। राहुल का कमरा छोटा सा था, लेकिन उसकी दीवारें उसकी कहानी बयान करती थी। एक कोने में उसका पुराना गिटार रखा था, जिसे उसने कॉलेज के दिनों में अपने जेब खर्च से खरीदा था। दूसरी तरफ एक छोटी सी मेज पर उसकी डायरी थी, जिसमें वो अपने दिल की बातें लिखता था। उसकी डायरी अधूरी कविताओं और गानों से भरी थी। एक रात उसने लिखा, मेरे सपने मेरे ही खिलाफ हैं, मैं संगीत में जीना चाहता हूं, लेकिन क्या यह संभव है? माँ पापा की उम्मीदें, विवेक का भविष्य, क्या मैं इन सब के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर दूं? राहुल की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो अपने दोस्तों को देखता जो अच्छी नौकरियों में थे और अपनी जिंदगी को व्यवस्थित कर रहे थे। एक दिन उसका पुराना दोस्त रोहन उससे मिलने आया। रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसकी जिंदगी राहुल के लिए एक सपने जैसी थी। रोहन ने कहा, राहुल, तू इतना टैलेंटेड है, फिर भी तू इतना परेशान क्यों रहता है? कुछ करना भाई। क्या करूं रोहन? राहुल ने उदास स्वर में कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। पापा चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं, लेकिन मेरा मन कहीं और है। रोहन ने कहा, तो अपने मन की सुन। सपने वही सच होते हैं जिनके पीछे तू जी जान से लग जाए। रोहन की बातें राहुल के मन में गूंजती रहीं, लेकिन हकीकत की दीवारें उसे बार बार रोक रही थी। वो जानता था कि परिवार की जिम्मेदारियां उस पर हैं। विवेक का कॉलेज शुरू होने वाला था और किराए के मकान का बोझ भी कम नहीं था। क्या मैं अपने सपनों के लिए परिवार को मुश्किल में डाल सकता हूं? वो सोचता और फिर चुप हो जाता। राहुल की जिंदगी में एक खालीपन था जो उसे हर दिन और गहराई तक ले जाता। वो दिन में नौकरी की तलाश में निकलता, इंटरव्यू देता, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटता। वो रात को अपने कमरे में अकेले सोचता, क्या मैं हमेशा यूं ही भटकता रहूंगा? उसका गिटार अब धूल खा रहा था और उसकी डायरी में नए गाने लिखना बंद हो गया था। एक रात राहुल अपनी मां के पास रसोई में गया। वो चुपचाप बैठा और बोला, मां, मैं थक गया हूं। मैं हर दिन कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ होता ही नहीं। क्या मेरी जिंदगी यूं ही बीत जाएगी? सरिता जी ने चूल्हे का गैस बंद किया और राहुल के पास बैठी और उसका सिर सहलाया। बेटा, हिम्मत मत हार, ऊपर वाला सब देख रहा है। तू बस अपने दिल की सुन और भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। राहुल ने मां की आंखों में देखा। उनकी बातों में एक अजीब सी शांति थी जो उसके मन को थोड़ा सुकून दे गई। लेकिन उसका मन अभी भी उलझन में था। वो चाहता तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा था।
उसका कमरा, जो कभी उसकी सृजनशीलता का गढ़ था, अब उसकी हताशा का गवाह बन चुका था। अशोक जी की जिंदगी मेहनत और समर्पण की मिसाल थी। 15 साल से वो अपनी प्राइवेट कंपनी में क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे। उनकी मेहनत ने परिवार को हमेशा छोटी छोटी खुशियां दी थी। कभी बच्चों के लिए नई किताबें, कभी सरिता जी के लिए एक साड़ी, और कभी पूरे परिवार के लिए बाहर खाने का मौका। लेकिन उनकी जिंदगी एक रट में फंसी हुई थी। सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना, घंटों फाइलों और कागजों में उलझना, और रात 8 बजे थके हारे घर लौटना। ये उनकी दिनचर्या थी। अशोक जी का ऑफिस पुणे के एक व्यस्त इलाके में था। वो हर बार बस से ऑफिस जाते और रास्ते में पुणे की चहल पहल को देखते। उनके सहकर्मी उन्हें एक मेहनती और ईमानदार इंसान के रूप में जानते थे, लेकिन ऑफिस की राजनीति और दबाव ने उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया था। वो खुद को समझाते, बस थोड़ा और सब्र, ये मेरे परिवार के लिए है। अशोक जी का दिन आमतौर पर एक जैसा होता था। सुबह जल्दी उठकर तैयार होना, सरिता जी के हाथ का बना नाश्ता करना, और फिर बस पकड़कर ऑफिस पहुंचना। ऑफिस में वो अपने काम में डूबे रहते। उनकी मेज पर फाइलों का ढेर हमेशा रहता और वो हर काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करते। लेकिन ऑफिस का माहौल उनके लिए कभी अनुकूल नहीं रहा। उनके बॉस मिस्टर गुप्ता एक सख्त और अधीर इंसान थे। वो छोटी छोटी गलतियों पर भी चिल्लाने लगते। अशोक जी ने हमेशा उनकी बातें सहन की, क्योंकि वो अपनी नौकरी खोना नहीं चाहते थे। एक दिन ऑफिस में एक छोटी सी गलती ने उनकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। एक जरूरी फाइल समय पर क्लाइंट तक नहीं पहुंची। ये गलती अशोक जी की नहीं थी। उनके एक सहकर्मी ने फाइल तैयार करने में देरी की थी, लेकिन जिम्मेदारी अशोक जी के सिर पर आ पड़ी। मीटिंग में उनके बॉस ने सबके सामने उन्हें डांटा। शर्मा, तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इतने साल हो गए और तुम अभी भी इतने लापरवाह हो। तुम्हारी जरूरत नहीं है यहां। अपना सामान बांधो और निकल जाओ। मिस्टर गुप्ता की आवाज में गुस्सा और तिरस्कार था। अशोक जी स्तब्ध रह गए। उनके सहकर्मी चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। कोई उनकी तरफदारी करने को तैयार नहीं था। अशोक जी ने अपना बैग उठाया, खाने का डिब्बा लिया और ऑफिस से बाहर निकल गए। सड़क पर चलते हुए उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने सोचा, मैंने इतने साल मेहनत की और आज एक गलती ने सब खत्म कर दिया। घर में क्या मुंह दिखाऊंगा? पुणे की सड़कों पर चलते हुए अशोक जी का मन भारी था। ऑटो की आवाजें, बाहर की चहल पहल और लोगों की हंसी उनके कानों में पड़ रही थी, लेकिन उनके मन में एक सन्नाटा था। उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अशोक जी ने फैसला किया कि वो ये बात अभी परिवार को नहीं बताएंगे। उस दिन घर में बाहर खाने का प्लान था। सरिता जी ने सुबह से ही सबके लिए खास खाना तैयार करने की बात छोड़कर कहा था, आज हम सब बाहर चलेंगे, बहुत दिन हो गए, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। अशोक जी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से परिवार का यह छोटा सा उत्सव खराब हो, लेकिन उनके चेहरे की उदासी को छुपाना मुश्किल था। रास्ते में वो अपने पुराने दोस्त विकास जी से मिले। विकास जी और अशोक जी कॉलेज के दिनों से दोस्त थे। विकास अब एक दूसरी कंपनी में मैनेजर थे। उन्होंने अशोक जी की उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ अशोक, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अशोक जी ने सारी बात बताई। उनकी आवाज में दर्द और निराशा थी। मैंने 15 साल उस कंपनी के लिए मेहनत की विकास, और आज एक गलती की वजह से मुझे निकाल दिया। मैं अब घर कैसे जाऊं? सरिता और बच्चों को क्या बताऊं? विकास जी ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम इतने काबिल हो अशोक, मेरी कंपनी में एक पद खाली है, इंटरव्यू दे दो, मैं बात करूंगा। अशोक जी के मन में एक उम्मीद जगी, लेकिन डर भी था। उन्होंने सोचा, अगर फिर से कुछ गलत हुआ तो? फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और इंटरव्यू के लिए हामी भर दी। उन्होंने कहा, ठीक है विकास, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बस बाबा श्याम पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अशोक जी का छोटा बेटा विवेक शर्मा परिवार की आशा की किरण था। 17 साल की उम्र में वो न केवल पढ़ाई में होशियार था, बल्कि ईश्वर भक्ति में भी डूबा रहता था। हर सुबह वो घर के छोटे से मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसकी आवाज में एक जादू था जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता। सरिता जी अक्सर उसे देखकर कहती, विवेक, तुम्हारी भक्ति में शक्ति है जो हमारे परिवार को एक दिन जरूर उबारेगी। विवेक का कमरा सादगी से भरा था। एक छोटी सी मेज पर उसकी किताबें और नोट्स व्यवस्थित रखे थे। दीवार पर हनुमान जी की एक छोटी सी तस्वीर टंगी थी।
जिसके सामने वो हर सुबह और शाम प्रार्थना करता। हनुमान जी, मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना, वो हर बार मांगता। उसकी भक्ति में एक सच्चाई थी जो उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती थी। विवेक की दिनचर्या संतुलित थी। सुबह स्कूल के लिए तैयार होना, दोपहर की पढ़ाई और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ। वह अपने स्कूल में भी एक मेधावी छात्र था। उसके शिक्षक उसकी मेहनत और अनुशासन की तारीफ करते, लेकिन विवेक के लिए उसकी भक्ति सबसे महत्वपूर्ण थी। वो अपनी मां से कहता, जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मैं बजरंगबली से सीधे बात कर रहा हूं। एक बार कॉलोनी में एक भव्य जागरण का आयोजन हुआ। विवेक ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसने स्टेज को फूलों से सजाया, हनुमान जी की मूर्ति के लिए एक छोटा सा दरबार बनाया। उसका उत्साह देखकर कॉलोनी के लोग हैरान थे। एक पड़ोसी ने कहा, इतने कम फूलों में इतना सुंदर दरबार, विवेक तुम तो कमाल हो। विवेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंकल ये सब बजरंगबली की कृपा है, मैं तो बस उनका एक छोटा सा सेवक हूं। जागरण शुरू हुआ। पंडित जी ने हनुमान चालीसा शुरू की, लेकिन 1 मिनट बाद विवेक ने उन्हें टोक दिया। पंडित जी, आपने शब्द गलत बोला, उसने साहस के साथ कहा। पंडाल में सन्नाटा छा गया। सरिता जी और अशोक जी को लगा कि विवेक ने गलती कर दी, लेकिन पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम सही हो, मेरा उच्चारण गलत था, क्यों ना तुम ही माइक संभालो। विवेक ने माइक लिया और हनुमान चालीसा शुरू की। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि पूरा पंडाल शांत हो गया। लोग फोन रखकर बातचीत छोड़कर उसकी ओर देखने लगे। उसने पाठ खत्म होने पर कहा, जय श्री राम जय हनुमान, और पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। सरिता जी की आंखें गर्व से चमक रही थी। उन्होंने मनी मन कहा, मेरा बेटा, मेरा विवेक। जागरण के बाद कॉलोनी के लोग विवेक की तारीफ करने लगे। एक बुजुर्ग महिला ने सरिता जी से कहा, आपका बेटा तो हनुमान जी का सच्चा भक्त है, उसकी आवाज में जादू है। सरिता जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब ऊपर वाले की कृपा है, मैं तो बस यही चाहती हूं कि मेरे दोनों बेटे हमेशा खुश रहें। विवेक की भक्ति ने न केवल कॉलोनी में उसका नाम बढ़ाया, बल्कि परिवार में एक नई उम्मीद जगाई। सरिता जी को लगने लगा कि शायद विवेक की भक्ति उनके परिवार की मुश्किलों का हल बन सकती है, लेकिन उस समय उन्हें नहीं पता था कि यह भक्ति एक बड़े चमत्कार की शुरुआत थी। अशोक जी इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। उनका मन भारी था, लेकिन विकास की बातों ने उन्हें हिम्मत दी थी। वो सुबह जल्दी उठे, तैयार हुए और घर से निकलने से पहले सरिता जी से कहा, आज कुछ अच्छा होगा, मुझे यकीन है। सरिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा सब ठीक करेंगे, तुम बस हिम्मत रखो। रास्ते में अशोक जी को खाटू श्याम बाबा की झांकी दिखी। रंग बिरंगे फूलों से सजी ये झांकी देखकर उनका मन एक पल के लिए शांत हो गया। लोग पर्चे बांट रहे थे, जिसमें लिखा था कि 3 दिन बाद खाटू श्याम के लिए बसें जाएंगी। अशोक जी ने अपना और परिवार का नाम लिखवाया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, बाबा मेरे परिवार का साथ मत छोड़ना। झांकी के पास खड़े एक बुजुर्ग ने अशोक जी को देखा और कहा, बेटा बाबा श्याम सबकी सुनते हैं, तुम जो भी मांगोगे वो पूरा होगा। अशोक जी ने सिर झुकाया और कहा, बस मेरे परिवार को खुश रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इंटरव्यू में कुछ ऐसा हुआ जिसकी अशोक जी ने कल्पना भी नहीं की थी। बॉस ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने कहा, विकास ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो, वेतन तुम्हारी पुरानी नौकरी से दुगना होगा। अशोक जी की आंखें भर आईं। उन्होंने बॉस को धन्यवाद दिया और एक छोटी सी तस्वीर स्वीकार की जो खाटू श्याम बाबा की थी। बॉस ने कहा, इसे अपने घर में रखना, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। अशोक जी घर लौटे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। सरिता जी ने उनकी खुशी देखी और पूछा, आज क्या बात है, आप इतने खुश क्यों हैं? अशोक जी ने सारी बात बताई। उन्होंने कहा, मुझे नई नौकरी मिली है और ये बाबा श्याम की तस्वीर मेरे बॉस ने दी। सरिता जी ने तस्वीर को हाथ में लिया और उसे गौर से देखा। उन्होंने धीरे से कहा, बाबा श्याम, आपने मेरे पति की लाज रख ली। उन्होंने तस्वीर को घर के मंदिर में सजा दिया और दिया जलाया। उन्होंने प्रार्थना की, बाबा मेरे परिवार को हमेशा अपनी कृपा में रखना। उस रात परिवार बाहर खाने गया। रेस्टोरेंट में सरिता जी ने कहा, आज बहुत दिन बाद हम सब एक साथ हैं, चलो थोड़ा हंस बोल लेते हैं। विवेक ने हंसते हुए कहा, मां आज पापा की मुस्कान देखकर दिल खुश हो गया। लेकिन राहुल चुप था, वो अपने विचारों में खोया हुआ था। अशोक जी ने राहुल की उदासी देखी और पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने चुप क्यों हो?
राहुल ने सिर झुकाए हुए कहा, पापा मैं खुश हूं कि आपको नौकरी मिली, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक उलझन है। मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं ये समझ नहीं आ रहा। अशोक जी ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, बेटा हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब रास्ता धुंधला लगता है, लेकिन अगर तुम अपने दिल की सुनो और भगवान पर भरोसा रखो तो रास्ता जरूर मिलेगा। राहुल ने अशोक जी को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। उसने पूछा, पापा आप सचमुच मानते हो कि यह चमत्कार है? अशोक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब तक तुम अपने दिल से ईश्वर पर भरोसा नहीं करोगे तब तक तुम्हें चमत्कार नहीं दिखेगा। राहुल के मन में कुछ हलचल हुई। उस रात जब परिवार घर लौटा उसने हिम्मत जुटाई और माँ पिता से अपने दिल की बात कही। माँ पापा मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मेरा दिल संगीत में है, मैं ढोलक बजाता हूँ, गिटार बजाता हूँ, मुझे लगता है मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। सरिता जी ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटा अगर तुम्हारा दिल संगीत में है तो उसे अपनाओ, बाबा तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। अशोक जी ने भी सिर हिलाया और कहा, राहुल मैंने तुम्हें हमेशा नौकरी के लिए कहा क्योंकि मैं तुम्हें सुरक्षित देखना चाहता था, लेकिन अगर तुम्हारा मन संगीत में है तो उसे आजमा, बस हिम्मत मत हारना। राहुल की आंखें नम हो गईं। वो बोला, पापा आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उसी समय जागरण कमेटी से फोन आया। विवेक हमने तुम्हें भजन गाते सुना है, क्या तुम हमारे साथ जागरण में शामिल हो सकते हो? विवेक ने कहा, मेरी पढ़ाई है लेकिन मेरा बड़ा भाई राहुल बहुत अच्छा ढोलक बजाता है, उसे मौका दीजिए। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है विवेक, अपने भाई को बोलो कल वो जागरण में आए, लेकिन उसे ढोलक बजाने में महारत होनी चाहिए। विवेक ने राहुल को यह खबर सुनाई। राहुल को विश्वास नहीं हुआ। विवेक तूने मेरे लिए यह किया? उसने अपने छोटे भाई को गले लगाया। मैं कोशिश करूंगा भाई, लेकिन मुझे डर लग रहा है। विवेक ने कहा, डर किस बात का, बस बाबा शाम पर भरोसा रख, वो सब ठीक कर देंगे। राहुल ने उस रात अपने गिटार को धूल झाड़कर निकाला। उसने ढोलक को साफ किया और अभ्यास शुरू किया। उसका मन बार बार डर से कांपता, लेकिन वो खुद को समझाता, ये मेरा मौका है, मुझे इसे गंवाना नहीं है। अगले दिन राहुल जागरण में गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्टेज पर कदम रखते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, क्या मैं ये कर पाऊंगा? लेकिन जैसे ही उसने ढोलक की थाप शुरू की, उसका डर गायब हो गया। उसकी उंगलियां ढोलक पर नाचने लगी और पंडाल में बैठे लोग उसकी ताल पर थिरकने लगे। विवेक भी स्टेज पर था और उसने हनुमान चालीसा गाना शुरू किया। राहुल की ढोलक और विवेक की आवाज का मेल इतना सुंदर था कि पंडाल में बैठे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, ये दोनों भाई तो हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, इनकी जोड़ी में जादू है। राहुल की परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ लोग उसे नोटिस करने लगे। एक शख्स जो एक स्थानीय म्यूजिक ग्रुप का मैनेजर था, उसने उसे अपना कार्ड दिया और कहा, बेटा तुम में प्रतिभा है, मेरे साथ काम करना चाहो तो फोन करना। राहुल के लिए ये एक सपने जैसा था। उसने घर लौटकर माँ पिता को बताया, माँ मुझे लगता है बाबा शाम ने मुझे मेरा रास्ता दिखा दिया। सरिता जी ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, बेटा जब तुम अपने दिल की सुनते हो और ईश्वर पर भरोसा रखते हो तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। अगले कुछ हफ्तों में राहुल को और जागरणों में बुलाया जाने लगा। उसकी ढोलक की थाप और गिटार की धुन लोगों के दिलों को छूने लगी। वो धीरे धीरे म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहा था। एक दिन उसे एक बड़े जागरण में परफॉर्म करने का मौका मिला, जहां म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। उसने वहां भी अपनी प्रतिभा का जादू बिखेरा। एक प्रोड्यूसर ने उसे बुलाया और कहा, राहुल तुम्हारे पास वो बात है जो बड़े म्यूजिशियंस में होती है, क्या तुम हमारे साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहोगे? राहुल को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, जी सर, मैं जरूर कोशिश करूंगा। उस रात वो घर लौटा और बाबा शाम की तस्वीर के सामने सिर झुकाया। बाबा आपने मुझे मेरा रास्ता दिखाया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगले कुछ महीनों में शर्मा परिवार की जिंदगी बदलने लगी। अशोक जी की नई नौकरी ने परिवार को आर्थिक स्थिरता दी। उनकी तनख्वाह अब पहले से दोगुनी थी और वो घर में पहले से ज्यादा समय बिता पा रहे थे। सरिता जी जो हमेशा परिवार की एकता के लिए प्रार्थना करती थीं, अब हर दिन बाबा शाम की तस्वीर के सामने दिया जलाती और कहती, बाबा मेरे परिवार को हमेशा एक रखना। राहुल की बुकिंग्स बढ़ने लगी। वो जागरणों में ढोलक बजाने से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने लगा।
उसने एक छोटा सा म्यूजिक स्टूडियो ज्वाइन किया जहां वो गाने रिकॉर्ड करने लगा। उसका पहला गाना जो उसने बाबा श्याम को समर्पित किया था सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग उसकी प्रतिभा की तारीफ करने लगे और उसे और बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। विवेक ने 12वीं में टॉप किया और अपनी भक्ति को और गहरा किया। वो अब भी जागरणों में भजन गाता और उसकी आवाज लोगों के दिलों को छूती थी। एक दिन जागरण कमेटी के एक सदस्य ने उसे कहा, विवेक, तुम्हारी आवाज में वो शक्ति है जो लोगों को भगवान के करीब लाती है। तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी करना चाहिए। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, मैं तो बस बाबा का भक्त हूं। अगर मेरी आवाज से किसी का मन शांत होता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। 2 साल बाद शर्मा परिवार ने अपना खुद का बंगला खरीद लिया। ये उनके लिए एक सपने जैसा था। किराए के मकान से निकलकर अपने घर में जाना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। अशोक जी को अपने बेटों पर गर्व था। एक दिन खाटू धाम की यात्रा पर अशोक जी ने बाबा श्याम के सामने सिर झुकाया और कहा, बाबा, आपने मेरे परिवार को बिखरने से बचाया, मेरे दोनों बेटों को सितारों की तरह चमकाया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शर्मा परिवार की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अशोक जी अब अपनी नौकरी में खुश थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें कंपनी में सम्मान दिलाया। सरिता जी, जो हमेशा अपने बच्चों की खुशी के लिए प्रार्थना करती थी, अब हर दिन बाबा श्याम की तस्वीर के सामने दिया जलाती और कहती, बाबा, आपने मेरे परिवार को सब कुछ दिया, मेरे पास अब और कुछ मांगने को नहीं बचा। राहुल अब म्यूजिक इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम बन चुका था। उसने कई भक्ति गाने रिकॉर्ड किए जो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। उसका एक गाना जय श्री श्याम खाटू धाम में होने वाले जागरणों में बार बार बजाया जाता था। राहुल ने एक साक्षात्कार में कहा, मेरी सफलता का सारा श्रेय बाबा श्याम को जाता है। अगर उन्होंने मुझे रास्ता न दिखाया होता तो मैं आज भी भटक रहा होता। विवेक ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उसने अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। वो हर हफ्ते जागरणों में जाता और भजन गाता। उसकी आवाज अब कॉलोनी से निकलकर पूरे शहर में गूंज रही थी। लोग उसे हनुमान जी का भक्त कहकर बुलाने लगे। एक दिन खाटू धाम में पूरा शर्मा परिवार एक साथ गया। वहां बाबा श्याम के मंदिर में उन्होंने एक साथ प्रार्थना की। अशोक जी ने कहा, बाबा, आपने हमें वो सब दिया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे दोनों बेटे आज सितारों की तरह चमक रहे हैं। मेरा परिवार एकजुट है, ये सब आपकी कृपा है। सरिता जी ने आंखें बंद करके कहा, बाबा, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना, उनके रास्ते में कोई मुश्किल ना आए। राहुल ने बाबा की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और कहा, बाबा, आपने मेरे सपनों को सच कर दिखाया। मैं आपके चरणों में अपनी जिंदगी समर्पित करता हूं। विवेक ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसकी आवाज मंदिर में गूंज उठी। लोग उसकी भक्ति में खो गए। एक पुजारी ने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। बाबा श्याम तुम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगे। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि विश्वास की ताकत की है। खाटू श्याम बाबा ने शर्मा परिवार को न केवल आर्थिक तंगी से उबारा, बल्कि उनके दिलों में विश्वास, प्रेम और एकता का दिया जलाया। राहुल ने अपने सपनों को सच कर दिखाया। विवेक ने अपनी भक्ति और पढ़ाई में सफलता पाई और अशोक, सरिता ने अपने परिवार को एकजुट और खुशहाल देखा। जय श्री श्याम, ये नारा अब उनके घर का हिस्सा बन चुका था। बाबा श्याम का चमत्कार हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से उन पर भरोसा करता है। शर्मा परिवार की कहानी हमें सिखाती है कि जब आप अपने दिल की सुनते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते को नहीं रोक सकती। दोस्तों, आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।